नमस्कार साथियों। अब हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बिलोंग की न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या-क्या होती है। तो नाभिकीय बल क्या थे कि मतलब जब परमाणु मॉडल आया था रदरफोर्ड का तो पहली बार नाभिक परिभाषित हुआ था। तो नाभिक उस समय नया-नया ही आया था, इसके बारे में ज़्यादा वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर नाभिकीय संरचना के लिए कई मॉडल भी आए थे, जिसमें से लिक्विड ड्रॉप मॉडल था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन भी हो सकता है और हमारा न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है नाभिक के कणों के बीच में, वो फोर्स कैसा होता है, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी आती है, वो आती है अट्रैक्टिव नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर। मतलब जो नाभिकीय फोर्स है वो मतलब प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब जैसे कि सपोज करो ये कोई परमाणु है और ये इसका न्यूक्ली है, तो यहाँ पर इस नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन है उनके बीच में हमेशा एक आकर्षण का बल रहता है और ये प्रकृति का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मतलब चाहे कोई भी न्यूक्लियन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में हमेशा एक ही फोर्स लगता है। वो कौन सा है? अट्रैक्शन का लगेगा और ये स्ट्रॉन्ग है। नंबर दो, इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज का मतलब है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी जो पहुंच है वो केवल नाभिक तक है, यानी कि इनके बीच में, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस नाभिक के दायरे के अंदर है। अगर बाहर, नाभिक से बाहर कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है तो इस पर ये नाभिकीय बल नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 10 की पावर -15 मीटर या 1 फर्मी की रेंज की होती है। मीटर या 1 फर्मी से लगाकर 3 फर्मी की रेंज की रहती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद ये जो फोर्स है ये हमारा चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ये फोर्स है चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। अब इसका क्या मतलब होता है चार्ज इंडिपेंडेंट का? नाभिक के अंदर न्यूक्लियन है, तो न्यूक्लियन में चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, इस पर जो नाभिकीय बल कार्यरत करेगा वो चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, चार्ज से स्वतंत्र होता है। यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वैसा ही अट्रैक्शन फोर्स है जैसा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो नाभिकीय बल चार्ज पर निर्भर नहीं करते। चौथी इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, वो आती है कि ये स्पिन डिपेंडेंट है। अब इस कंसेप्ट को समझो, स्पिन डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियन, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियन की स्पिन पर। यानी कि ये कोई प्रोटॉन है, ये क्लॉकवाइज प्लस हाफ इसका स्पिन है या इस न्यूक्लियन का माइनस हाफ स्पिन है। तो ये डिपेंड करता है किस पर? स्पिन पर, न कि चार्ज पर डिपेंड करता है। पांचवी जो इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है न्यूक्लियर फोर्स की, वो है सैचुरेशन की, संतृप्तता। तो सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन का मतलब है नाभिकीय बल, नाभिक चाहे आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो दो न्यूक्लियन नाभिक ले लेता हूँ, ये नाभिक है और ये कोई दूसरा बड़ा नाभिक है, जैसे यूरेनियम हो गया कोई भी। तो ये मान के चलो कार्बन है। तो कार्बन में क्या है कि छोटे 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 क्या, सब न्यूक्लियन एक जैसे हैं। तो ये कोई मान के चलो न्यूक्लियन है, तो मैंने इस न्यूक्लियन को लिया ग्रीन कलर वाला। तो इस नाभिक पर क्या होता है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इसके जो पड़ोसी है, निकटतम एटम है, उस पर, उसके कारण लग रहा है। जैसे ये दूसरा कोई नाभिक ले लेता हूं जिसमें न्यूक्लियन है, और इसमें से क्या करता हूं, मैं किसी एक को कंसीडर कर रहा हूं। जैसे मैंने कंसीडर किया है यहाँ इस वाले न्यूक्लियन को। तो इस न्यूक्लियन पर फोर्स किसके कारण लगेगा? जो इसके पड़ोस में है, बिल्कुल निकटतम है, उसी के कारण। मतलब ये आउटर मोस्ट वाले, जो दूरी वाले
न्यूक्लियन है वो इसको इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे जितना तेजी से ये प्रभावित करते हैं, यानी कि नाभिक की फोर्स है सैचुरेटेड है, मतलब जल्दी ही क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6 नंबर पॉइंट है, वो आता है कि न्यूक्लियर फोर्स है वे नॉन सेंट्रल है। नॉन सेंट्रल, सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है या कूलम आकर्षण बल है, वो हमेशा क्या करता है, जैसे ये पृथ्वी आपकी कई चक्कर लगा रही है सूर्य के, तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी, तो इस पर हमेशा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की एक डायरेक्शन रहती है जो कहाँ रहती है, दोनों पिंडों को मिलाने वाली क्रिया रेखा से गुजरती है, यानी ये केंद्र की ओर रहती है। लेकिन नाभिकीय बल में क्या होता है, इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं है, यह एक आपका अकेंद्रीय बल है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं आगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस शीट को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। तो बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल। तो ये मॉडल क्या था कि मतलब 1930 या 40 के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी तो नाभिक के बारे में वैज्ञानिक अपने अपने मॉडल देने लगे थे। मतलब पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया था, अब इसमें कुछ कमियां थी, फिर सेल मॉडल आए, तो इस प्रकार से कई मॉडल आ रहे थे जो क्या कर रहे थे, वहां पर नाभिक के गुणों या एक्सपेरिमेंट जो डाटा थे उनकी व्याख्या कर रहे थे। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ये क्या किया था, बोहर नामक जो वैज्ञानिक था जिसने बोहर का परमाणु सिद्धांत है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पाया कि द्रव में जिस प्रकार से जो गुण पाए जाते हैं लिक्विड, उसी प्रकार से क्या होता है नाभिक में भी वही गुण पाए जाते हैं, और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने इस जो मॉडल का नाम दिया था वो दिया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल। यानी कि बिल्कुल जैसे पानी की बूंद या किसी द्रव की बूंद है, तो वही प्रॉपर्टी रहती है किसी नाभिक के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कोई हम लिक्विड लेते हैं, कोई भी लिक्विड उसकी प्रॉपर्टी, और यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी प्रॉपर्टी, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या रहती है। तो पहली सिमिलरिटी ये रहती है कि आपका जो लिक्विड है उसकी कोई भी अगर आप ड्रॉप लोगे, छोटी ज्यादा बड़ी नहीं हो, तो उसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, लगभग गोलाकार होगा। तो नाभिक का आकार भी क्या होता है, गोलाकार होता है। पहली समानता ये आ रही है। दूसरी समानता क्या है, दूसरी समानता ये है कि आपका कोई भी लिक्विड है उसमें क्या होता है, जो मान के चलो H2 है, जल है, तो ये जल के जो अणु हैं छोटे छोटे, ये क्या करते हैं, आपस में आणविक बल लगाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है और ये इसका आकार गोलाकार होता है। तो नाभिक में भी यही होता है कि नाभिक में क्या होते हैं, न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इनके बीच में नाभिकीय बल लगता है, जिसके कारण इसका आकार कैसा रहता है, गोलाकार रहता है। तीसरी ये आ रही है कि हमारे पास जो द्रव है जिसकी बूंद है उसका घनत्व रो नियत रहता है, तो नाभिक का भी घनत्व है वो भी क्या होता है, नाभिक के अंदर नियत रहता है, जो लगभग 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। चौथी कमी आती है, चौथी समानता आती है हमारे पास कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे कोई द्रव है, उसकी कोई ड्रॉप है, तो ये क्या करती है, छोटी छोटी बूंदों में टूट सकती है, इसकी संभावना रहती है और होता भी है देखने को। तो नाभिक भी क्या होता है, कोई बड़ा नाभिक है तो वो भी छोटे छोटे नाभिकों में विभाजित हो सकता है, जिसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। या कोई छोटी छोटी बूंदे मिलकर क्या कर सकती है, एक बड़ी बूंद का निर्माण कर सकती है। उसी प्रकार से दो हल्के छोटे नाभिक मिलकर क्या कर सकते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण कर सकते हैं, जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यहाँ पर ये कुछ समानता है। इसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी और आ जाती है हमारे पास सरफेस टेंशन वाली, पृष्ठ तनाव के कारण। तो लिक्विड में क्या रहता है, लिक्विड की कोई भी ड्रॉप है तो वो क्या करती है, अपने सरफेस एरिया है उसको मिनिमम करने का प्रयास करती है, जिसके कारण हमेशा उसका जो सरफेस है वहां पर टेंशन टी, जिसको पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, नाभिक के अंदर भी जो न्यूक्लियन है आउटर मोस्ट वाले, इनको क्या करते हैं, अंदर वाले ज्यादा आकर्षित
करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, ये भी अपने सरफेस को मिनिमम करने का प्रयास करता है, जिसके कारण नाभिक के पृष्ठ पर भी क्या होता है, तनाव T उत्पन्न होता है। तो ये तो क्या थी, समानता के आधार पर लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया था। अब इसको वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट क्यों कर लिया था, क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये थी, या इसको सपोर्टिव नेचर था। इसने क्या किया, नाभिक की फिजन और फ्यूजन मतलब दोनों अभिक्रिया, विखंडन और संलयन दोनों की इसने सफलतापूर्वक व्याख्या कर दी थी। नंबर 2, इसने ये बता दिया था कि नाभिक का घनत्व रो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। इसके बाद इसकी जो तीसरा जो सबसे सपोर्टिव नेचर था, वो ये क्या बता रहा था कि नाभिक की जो बंधन है ऊर्जा है, बाइंडिंग एनर्जी, वो भी आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रकार से लिक्विड ड्रॉप मॉडल कुछ हद तक नाभिक के गुणों या नाभिक की घटनाओं को समझाने में सफल रहा था, इसलिए इस मॉडल को वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा नहीं था कि हमारे पास अगर नाभिक से संबंधित कोई 100 प्रॉपर्टीज या 100 एक्सपेरिमेंटल डाटा थे तो उन सब की व्याख्या कर रहा था, नहीं। इसने मतलब ज्यादातर इनकी व्याख्या नहीं कर पा रहे थे वैज्ञानिक, भाई नाभिक टूट क्यों रहा है, नाभिक की विखंडन क्यों हो रहा है, संलयन क्यों हो रहा है। तो ऐसे जो बड़े पैरामीटर थे उसको नाभिकीय द्रव पूर्ण मॉडल ने क्या है, अच्छे से समझा दिया था, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब हम बात करते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, जिसको अर्ध मूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र भी कहते हैं, या इसको वॉन विजेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, या इसको विजेकर बेथे फॉर्मूला भी कहते हैं। बेथे ने बाद में इसमें कुछ संशोधन किए थे। तो ये क्या एक अनुभविक सूत्र है जो कि थ्योरेटिकल डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पर दिया गया था। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या है, इस फॉर्मूले में किसी भी नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें करेक्शन किया गया था कि वास्तव में उसकी बाइंडिंग एनर्जी, पहले हमने क्या माना था, हमने ये मान लिया था कि जो द्रव्यमान सतही होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई थी, लेकिन बाद में जो सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था उसने इसके बाइंडिंग एनर्जी को थोड़ा सा करेक्शन किया था। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई एक नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक X है, X Z A। तो इसका जो कुल द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, M। नाभिक की भौतिकी के अंदर आपकी कोई भी इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जाती है, MZA। MZA क्या है, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान है जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा किसके, उस नाभिक के प्रोटॉन के द्रव्यमान। तो Z MP, Z इसमें प्रोटॉन है, प्लस A माइनस Z कौन होंगे, न्यूट्रॉन। तो M इंटू N, प्लस इसमें Z क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Z E की जगह क्या करते हैं, वापस हम लिखते हैं Z इंटू ME। ME क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस B। B क्या है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो केवल एनर्जी नहीं, वो मास के टर्म है। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मास की, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा हमारा डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर। तो बी क्या है, इस मास की यूनिट में। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये जो बी है बाइंडिंग एनर्जी, तो विजेकर और बेथे ने इसके बी की वैल्यू के अंदर करेक्शन किया था कि बी केवल आपका डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर नहीं है, ये कुछ टर्म से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर 5 टर्म होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बाइंडिंग एनर्जी के मान में परिवर्तित करते हैं या उसमें योगदान देते हैं। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी बी होती है वो होती है बी इक्वल टू बी वी प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस बी ए स्मॉल ए और प्लस बी पी ए। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कह देते हैं, इसको कह देते हैं सेकंड। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो वॉल्यूम के कारण, बीवी क्या है, बीवी है वॉल्यूम के कारण, बी सी क्या है, सॉरी बी ए को मैं बी एस कह दूं, सरफेस के कारण बाइंडिंग एनर्जी है।
और बी सी न्यूक्लियनों के बीच में जो कूलम्ब फोर्स रहता है उसके कारण जो करेक्शन होता है उसको हम बी सी कहते हैं। बी ए हमारी होती है एसिमेट्री या असमानता, असमिता, उसके कारण जो एनर्जी में करेक्शन होता है उसको हम बी ए कहते हैं। और बी पी होता है हमारी पेयरिंग के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी में करेक्शन होता है। तो ये 5 करेक्शन होते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है, और इन 5 करेक्शन के कारण हमको क्या मिलता है, रिजल्टेट बी की वैल्यू मिलती है। तो हम बारी बारी से इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बी की। तो वॉल्यूम एनर्जी क्या होती है कि नाभिक के अंदर जो संतृप्तता का गुण रहता है, जो ये बताता है कि फोर्स सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो हमारे पास नाभिक का आयतन जितना ज्यादा होगा उसकी वॉल्यूम एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। यानी कि पीवी प्रोपोर्शनल होगी किसके, नाभिक के वॉल्यूम के, और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, 4π/3 इंटू आर क्यूब, नाभिक की त्रिज्या, और आर क्यूब किसके समानुपाती होता है, आर क्यूब समानुपाती होता है ए के। तो यहाँ पर बी वी प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट डालते हैं, तो बी वी इक्वल टू आ जाता है हमारे पास एक कांस्टेंट ए वी इंटू ए। इंटू ए। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, जो क्या बताता है कि वॉल्यूम एनर्जी में क्या करेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है, वो आती है सरफेस एनर्जी बी एस। नंबर 2 बी एस, जो सरफेस एनर्जी रहती है। तो सरफेस एनर्जी क्या रहती है, सरफेस एनर्जी किसकी वजह से होती है, ये होती है नाभिक के सरफेस के कारण। तो सरफेस पर क्या होते हैं, जो न्यूक्लियन होते हैं, एक यहाँ पर न्यूक्लियन है, एक यहाँ पर न्यूक्लियन है, और एक यहाँ पर है, और एक बिल्कुल सरफेस पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियन सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं उनकी एनर्जी या उनकी जो बंधन ऊर्जा है वो कम है किसके रेस्पेक्ट में, इस जो इनर साइड वाले, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस बाहर जाता जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जो बी एस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ सरफेस, तो 4πr²। और यहाँ पर क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस से शो कर देंगे। और r क्या होता है, r होता है r इक्वल टू r0 इंटू ए की पावर 1/3। तो बी एस हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 2/3, और इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, बी एस इक्वल टू ए एस माइनस ए एस इंटू ए की पावर 2/3, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 हमको बता रही है बाइंडिंग एनर्जी में करेक्शन किसके कारण, पृष्ठ ऊर्जा या सरफेस एनर्जी के कारण। अब आता है हमारे पास तीसरा करेक्शन बी सी, यानी कि जो कूलम्ब फोर्स रहता है उस के कारण जो एनर्जी में करेक्शन आता है, तो इसको क्या कहेंगे, कूलम्ब एनर्जी कहेंगे। तो ये क्या होता है कि नाभिक की, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, जो क्लासिकल त्रिज्या है वो क्या रहती है, वो रहती है क्लासिकल एनर्जी के कारण जो एनर्जी रहती है वो रहती है 3/5 E इक्वल टू 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ क्यू क्या है, उसका चार्ज है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो नाभिक का चार्ज है वो जेड है, तो क्या हो जाएगा, ये E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3/5 के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जेड उसका परमाणु क्रमांक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू ई, तो इंटू ई स्क्वायर। तो ये हमारा जो करेक्शन है वो किसके कारण आ रहा है, वो आ रहा है कूलम्ब के कारण। अब ये सॉरी आर स्क्वायर नहीं, आर है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, आर क्या है, आर है r0 इंटू ए की पावर 1/3। तो इसको हम क्या करेंगे, ए के टर्म में लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी इक्वल टू -3/5 के ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन
r0 इंटू ए की पावर 1/3। अब ये देखिए माइनस एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि जो कूलम्ब एनर्जी है, कूलम्ब एनर्जी किसके बीच में है, तो नाभिक है। तो नाभिक में क्या है, हमारे पास मान के चलते हैं दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन। तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन रहता है, तो जिसके कारण क्या होती है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बाहर भेजने का काम करते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या करती है, वो उनको पास में लाने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। लेकिन ये जो टर्म है वो क्या कर रही है, कूलम्ब एनर्जी, वो उनको दूर हटाने का काम कर रही है, जिसके कारण इसका जो यहाँ पर सिंबल है वो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब हमारे पास चौथा आता है, वो आता है एसिमेट्री एनर्जी। ये क्या होती है, इसको हम कह देंगे बी ए, एसिमेट्री एनर्जी। एसिमेट्री एनर्जी क्या होता है कि किसी भी नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं उसके लिए हमेशा ये कंडीशन रहती है, आपने चाहे छोटा नाभिक लिया हो या कोई बड़ा नाभिक लिया हो, तो दोनों के अंदर जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का रेशियो है वो हमेशा क्या चलता रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो वो लगभग 1 रहता है, 1 के आसपास रहता है। लेकिन जैसे जैसे नाभिक का साइज बड़ा होता जाता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो चेंज होने लगता है, यानी कि बड़े नाभिकों में जो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा होने लग जाते हैं किससे, प्रोटॉन से। तो यहाँ पर असममितता आ जाती है, इसी को एसिमेट्री कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद द एटॉमिक नंबर with respect to proton is called asymmetry। तो यहाँ पर क्या होगा, तो न्यूट्रॉन की अतिरिक्तता कितनी हो जाएगी, अतिरिक्त का मतलब है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, और पर न्यूक्लियन के लिए इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी ए। तो ये टर्म क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रति कण या प्रति न्यूक्लियन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अतिरिक्तता, मतलब पर न्यूक्लियन के साथ इसका रेशियो किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो छोटे नाभिक के लिए हम मान के चलते हैं कि जैसे कि 1H1 हो गया, तो इसमें खैर कुछ न्यूट्रॉन है ही नहीं। जैसे 1H2 हो गया, तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 रहेगा। अब हम बड़े बड़े नाभिकों की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे यूरेनियम बरानू 238 ले लिया। तो यहाँ पर देखो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो कितना ज्यादा चेंज हो गया है, मतलब न्यूट्रॉन तेजी से बढ़ गए हैं, जिसके कारण क्या होती है, असममितता आ जाती है, और असममितता के कारण क्या हो जाता है, नाभिक अस्थायी हो जाता है, जिसके कारण उसकी बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, बंधन ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर जो एसिमेट्री के कारण एनर्जी आती है, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे, बी ए प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूट्रॉन, ये प्रोपोर्शनल होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉनों की संख्या के वर्ग के और पर न्यूक्लियन के अनुपात के। तो ये क्या बताता है, कमी को बताता है। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, बी एसिमेट्री इक्वल टू माइनस ए असिमेट्री के कारण, ये कांस्टेंट टर्म है, ये जितने भी आ रहे हैं ए बी ए सी ए वी, ये सारे के सारे क्या कांस्टेंट है, इनटू ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए। ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करते हैं, असममितता के कारण भी हमको एनर्जी मिल गई है। अब हमारे पास आता है इसका लास्ट करेक्शन था जो पेयरिंग का था, बीपी, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे बीपी की। तो बीपी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो पेयरिंग एनर्जी बीपी, तो ये किसके कारण आती है, इसमें हम क्या करते हैं, स्पिन को काउंट करते हैं, क्योंकि नाभिक के बल स्पिन डिपेंडेंट होते हैं कि स्पिन उसका क्या है, प्लस हाफ है या माइनस हाफ है। तो पेयरिंग में जो करेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि नाभिक में जो न्यूक्लियन की संख्या है ए, वो क्या होगी, या तो इवन होगी और यह क्या होगी, ऑड होगी। इवन है तो इवन के भी क्या होते हैं, दो कंक्लूजन रहते हैं, या तो आपके क्या होंगे, दोनों इवन इवन होंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या दोनों क्या होंगे, ऑड ऑड होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या वो इवन है,
लेकिन जो न्यूक्लियनों की संख्या है वो इवन के बाद भी इवन है, और ऑड प्लस ऑड मिलकर भी क्या बना रहे हैं, इवन बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो पेयरिंग होती है, तो इवन इवन होकर जो इवन बनाते हैं उसकी एनर्जी अधिक होती है, लेकिन जो ऑड ऑड मिलकर इवन बनाते हैं उसकी एनर्जी कम होती है। तो इस कारण एनर्जी में जो कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल से इसकी वैल्यू निकाली जाती है, बीपी इक्वल टू माइनस एपी। एपी की कांस्टेंट है पेयरिंग का। ये सभी न्यूक्लियनों के लिए आपका क्या रहता है, अलग अलग रहता है नाभिक के लिए, इनटू ए की पावर 3/4। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 6। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में हमारी जो एनर्जी निकाली थी जहाँ बी वाला टर्म था, और इक्वेशन 2, 3, 4, 5, 6 में हमने क्या निकाला था, बी निकाला था, बी एस निकाला था, बी कूलम निकाला था, बी कूलम के बाद आया था हमारे पास बीपी पेयरिंग वाला, और इससे पहले हमारे पास था बी ए एसिमेट्री वाला। तो ये पांचों मिलकर क्या बनते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को बता रहे थे। तो हम इन सब की क्या करते हैं, हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो आ जाती है, बी की वैल्यू रिजल्टेड वैल्यू एवी इंटू वी माइनस ए एस इंटू ए की पावर 2/3 माइनस ए सी इंटू जेड की पावर 2 अपॉन ए की पावर 1/3 माइनस ए इंटू ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। तो ये हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ गई करेक्शन होने के बाद, वॉल्यूम के कारण, सरफेस के कारण, कूलम फोर्स के कारण, असिमेट्री के कारण, और ये आ गई पेयरिंग के कारण। तो ये सब अब जब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो हमारे पास आता है एम जेड ए, इसको मैं लिख देता हूं। तो यहां पर लिखने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है किसकी, एम जेड ए की वैल्यू ये आ जाती है। तो यहाँ पर ये जितने भी पैरामीटर है, ए वी ए एस, इनकी क्या होती है, अनुभव के आधार पर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बेस पे क्या की जाती है, इनकी वैल्यू निकाली जाती है, ए सी, ए पी और ए ए। तो ये कहलाता है हमारा अनुभविक सूत्र, अर्ध अनुभविक सूत्र या सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसको क्या किया था, इसमें बाद में बेथे ने करेक्शन भी किया था। धन्यवाद है सभी को।